Hello everyone. In today's video, we are going to discuss one of the most demanded career options at abroad right now, which is nursing in Australia. So in today's video, we will be covering why should someone choose Australia for nursing. Second is what is the complete process and which exams are required for nursing in Australia and how does the visa process actually work and many more important details that students usually get confused about. So let's begin the discussion, and my first question for you will be, nursing can also be done easily in India. Apart from Australia, students also choose countries like the UK, Canada, Dubai and many European countries out there. So my first question will be related to this. What are the major advantages of choosing Australia for nursing compared to India and other countries? Look, yes, it's true कि nursing जो है वो इंडिया में भी हो सकता है, and at the same time nursing can be done at various other places. Like one can do nursing at Dubai. It is quite popular at the Gulf nation. They can also do at Europe. Even in fact, Germany is one of the popular place where people are going. UK, Canada, where anytime, all-time favorite for the people. But then there is certain advantages of doing nursing from Australia. Number one, actually, it is the salary part. As compared to this other country, the salary range of the Australian nurses is comparatively quite high as compared to other nation. तो जहाँ पर US, UK की जो सैलरी है वो शायद आपको $50,000-60,000 के आसपास आ जाती है. यहाँ पर की जो सैलरी है ना, अगर मैं इंडियन टर्म्स में बोलूँ तो इट स्टार्ट समवेयर लाइक 50 लाख पर ईयर से स्टार्ट होता है फॉर द बिगिनर, विच इज अराउंड 70,000 AUD के आसपास जाता है, एंड इट कैन गो टू $120,000-$130,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर समवन लाइक जो 3-4 साल वहां पर एक्सपीरियंस हो गए. इंडिया में इतनी सैलरी आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते. इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर जो कि सबसे बेस्ट पेड सेक्टर है, नर्सेस को वही सबसे अच्छी पे करती है इंडिया में, वो भी इतना नहीं पे कर सकती है, और वहाँ बिगनर लेवल पर उससे ज्यादा जो नर्सेस हैं वो अर्न करते हैं. सेकेंड इज फास्ट ट्रैक PR पाथवे. देखो, इंडिया से मोस्टली जो लोग जा रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी जाते हैं, देयर मेन गोल इज टू टेक PR. ये जो स्किल सेट है, नर्सेस का स्किल सेट है, एज कम्पेयर टू अदर फील्ड, या इसकी कंपटीशन बहुत कम है, एंड हेंस बहुत जल्दी इसमें PR मिलने की चांसेस होते हैं. एंड नॉट ओनली PR, इनफैक्ट आप जब नर्स हैं तो उसके बाद 2 से 3 सालों में आपको जो सिटीजनशिप भी जो है उसकी मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दिस थिंग इज शॉर्टेज इन डिमांड. वहाँ एजिंग पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, एंड एट द सेम टाइम इसको जो क्लासिफिकेशन में रखा गया है, एंड इन दैट क्लासिफिकेशन बेसिकली दिस इज इन द हाई रैंक. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेफर वर्क कल्चर एंड ह्यूमन राइट्स. व्हाई आई एम सेइंग सो, नर्सिंग जॉब ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है. Means people see these things at a very high value as compared to India, जहाँ पर नर्सिंग जॉब्स को अगर कोई नर्सेस अगर इसको देख रहे हैं, so they will resonate with my thought कि यहाँ पर उस चीज की जो रेस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो नहीं मिलती है as compared to something that you get in foreign countries. They are like a second line, मतलब वो डॉक्टर से ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. प्लस एट द सेम टाइम उनकी छुट्टियां लाइक 35 आवर्स की वर्क वीक रहती है, साल में 4 to 5 वीक्स की उनकी मैंडेटरी ऑफ रहता है. तो ये जो सारे जो पैरामीटर है ना, वो उनके वर्क कल्चर को भी और उनके राइट्स को भी बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं. एंड यस, जीरो मार्केट सैचुरेशन एंड इमीडिएट जॉब प्लेसमेंट. मतलब देखो, वहां पर इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, अराउंड 80,000 पर ईयर की शॉर्टेजेस रहती है वहां पर नर्सेस को लेकर. सो वहां पर आप सारे जॉब आज के समय में सैचुरेट हो सकता है, बट एज फार एज नर्सिंग इज कंसिडर ये कभी सैचुरेशन नहीं आता है. और इसीलिए जॉब प्लेसमेंट जब समवन कंप्लीट्स देयर BSc नर्सिंग, या फिर जब वहाँ पर उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जब वो जॉब वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं आता, एंड दे कैन इजीली गो ओवर देयर. सो दीज आर द रीजन व्हाई समवन एक्चुअली कंसीडर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. हाउएवर थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स भी बता सकता हूँ. थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है और महंगी है, बट वंस यू बियर ऑल दिस कॉस्ट, तो उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं. Okay. So my next question will be, if someone wants to build a nursing career in Australia, what should be the best pathways to register themselves as a practicing nurse in Australia? Okay. So अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया में नर्स एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क करना है, so there could be 2 paths. Number 1 is स्टडी पाथवे है. तो जैसे आप 12th में हैं, 12th के बाद हम कॉलेजेस जाते हैं, जैसे इंडिया में लोग BSc नर्सिंग करते हैं, सेम
जो है वो बीएससी नर्सिंग आप ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हो, एंड वंस यू डू दिस बीएससी नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आप डायरेक्टली वहां पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी नर्सिंग कोर्स कर चुके रहते हैं, तो उनके लिए एफ्रा पाथवे बोला जाता है, AHPRA, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके थ्रू वो उनकी पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के थ्रू वो अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और इस पाथवे से जाते हैं। दोनों पाथवेज के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। Okay. So my third question is, what are the advantages of going through the study route for nursing in Australia? So देखो, सबसे अच्छा अगर किसी को सीरियसली वहां पर ऑस्ट्रेलिया का PR प्लान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप देख रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा ये है कि 12th में आप लो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड ट्राई टू गो टू द ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली फॉर द बैचलर्स ऑफ नर्सिंग कोर्स। तो ये होता है स्टडी रूट। इसकी एलिजिबिलिटी एज आई सेड 12th PCB है और IELTS आपको देना पड़ेगा जिसमें 7 बैंड होना चाहिए, या फिर अगर आप PT दे रहे हैं तो 65 बैंड। ये बहुत सारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, एडिलेड यूनिवर्सिटीज हो गई, मतलब जितनी भी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज हैं सब ये कोर्स देते हैं। इनकी जो फीस है वो लगभग 30 से 45 हज़ार AUD वहां तक रेंज करता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि पर ईयर, और ये 3 साल का ये जो होता है कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है। और ये जो कोर्स है, जैसे अगर कहीं पर से ऑन एन एवरेज 40,000 AUD का अगर फीस है तो 3 साल, दैट मीन्स 1,20,000 AUD का उनको फीस देना होगा, और साथ ही साथ हर साल लगभग 20,000 AUD का उनका खर्चा होगा। दैट मीन्स स्टडी रूट से जाने से पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो हैसल्स है, जो इंडियन नर्सिंग कैंडिडेट्स को लेना होता है ना, वो कुछ नहीं होता। उन्होंने जब अपनी नर्सिंग अगर कंप्लीट करते हैं, वो डायरेक्टली रजिस्टर हो जाते हैं वहां पर एफ्रा में, एंड उसके बाद उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो इनिशियल पेन है बट उसकी गेन एनॉर्मस है। Okay. So now, sir, let's talk about the EFRA pathways which you told us right now. That is AHPRA. Could you please explain the eligibility requirements for applying through the EFRA route? ओके, सो नेक्स्ट वन, अब आप मोस्ट ऑफ अस जो होते हैं वो नर्सिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है तो हम इंडिया में ही कर लेते हैं नर्सिंग को। अगर आपने इंडिया में नर्सिंग किया तो आपको ये एफ्रा रूट लेनी पड़ेगी, एफ्रा पाथवेज लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, कौन जा सकता है? इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो BSc नर्सिंग होनी चाहिए। तो बहुत सारे ANM होते हैं, GNM होते हैं, वो वहाँ पर नहीं जा सकते। वो जाएंगे तो एक कन्वर्जन कोर्स वहाँ पर करना पड़ेगा, या इंडिया में आपको वो BSc कंप्लीट करना ही पड़ेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इट इज इंपॉर्टेंट BSc नर्सिंग एंड अबव, दैट मीन्स MSc वाले जो हैं वो जा सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी। सेकंड इज उनको एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, IELTS, जिसमें 7 बैंड, या फिर OET दे सकते हैं, उसमें B ग्रेड रहना चाहिए, या फिर PT 65। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना, जब फॉरेन की तैयारी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग प्रोसेस का, सो दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम लैंग्वेज। वो कहीं IELTS कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे यहाँ भी काफी लोग एनरोल करते हैं। देखो, ये जो IELTS का जो प्रोसेस है वो सबसे लास्ट में आता है। बेसिकली मैं अभी आगे बताऊंगा भी, वो लास्ट में आता है। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप जब ये लास्ट में आता है तो आप लास्ट में प्रिपेयर करिए, बट मेरा सजेशन ऐसा है कि भले ये लास्ट में आता है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन जो नर्सेस हैं, स्पेशली इन माई स्टेट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, उनकी इंग्लिश स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबकी नर्सेस की इंग्लिश स्किल एकदम स्ट्रांग हो गई ना, तो 25-30% नर्सेस तो तुरंत ऑस्ट्रेलिया निकल जाएं। उनका सबसे बड़ा बैरियर यही इंग्लिश लैंग्वेज ही है। तो उसकी प्रिपरेशन जिस दिन उनको दिमाग में आए कि यार आई शैल ट्राई टू मूव अब्रॉड, चाहे वो US हो, UK हो, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, पहला चीज उनको इंग्लिश को इंप्रूव करने में लग जाना चाहिए। दे कैन एनरोल IELTS क्लास, दे कैन एनरोल लैंग्वेज क्लास या सेल्फ स्टडी, व्हाटएवर, बट उनको ये ट्राई करना चाहिए। कमिंग बैक, एफ्रा रूट में पहला चीज BSc नर्सिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उनके पास होना चाहिए, और साथ में 450 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट रफली वर्क्स अराउंड 3 to 4 months इन द लास्ट 5 years के रेंज पर। इतना वर्क एक्स रहना चाहिए। अगर किसी के पास ये है, सो दे आर एलिजिबल फॉर एफ्रा रूट। Okay. So, sir, we'll continue with this question only. According to you, you have explained the eligibility criteria. Could you please also explain the step-by-step process involved in applying through the EFRA process? Okay, तो EFRA process एक लंबी प्रोसेस होती है, और उसमें जाने के लिए एक OBA असेसमेंट होता है। जब आप एफ्रा के वेबसाइट में जाएंगे तो आउटकम बेस्ड एनालिसिस बोला जाता है इसको, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, सॉरी। सो OBA जो होता है वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो सबसे पहला जो होता है ना, उसमें सेल्फ चेक होता है स्ट्रीम का। तो एफ्रा के साइट में जब आप OBA में जाते हैं तो 3 स्ट्रीम मिलता है, स्ट्रीम A,
स्ट्रीम बी एंड स्ट्रीम सी। स्ट्रीम ए वो लोग होते हैं जो यूके, यूएस, कनाडा यहाँ से नर्सिंग रजिस्टर्ड है, उनका नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड है। तो या उन स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है यूएस, यूके, कनाडा में, वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार के और आगे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। बट स्ट्रीम बी जो होते हैं वो होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे लोगों के लिए जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वगैरह किए रहते हैं। तो उनको स्ट्रीम बी में कैटेगराइज किया जाता है। और स्ट्रीम बी के अलावा एक होता है स्ट्रीम सी, जो ये बोलते हैं कि मैंने जीएनएम किया है, मैंने बीएससी नहीं किया, तो उनको बोलते हैं कि यू हैव टू इधर डू अ बीएससी इंग्लिश, बीएससी नर्सिंग, या फिर यू हैव टू डू अ कन्वर्जन। तो बेसिक हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रीम बी वालों का। जब स्ट्रीम बी वाले बीएससी नर्सिंग अपना पुटअप करते हैं तो उनको स्टेप 2 में ले जाया जाता है। वहां पर एक असेसमेंट फी उनको पे करनी होती है, विच रफली $600 से $700 के आसपास का रेट है एओडी। तो वो असेसमेंट फी जब वो जमा करते हैं ना, तो अब अगर उनकी सारी चीजें अप्रूवल हो जाती है तो उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम पार्ट 1 करना पड़ता है। दैट मीन्स एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके बारे में बताया जाता है कि आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, एज अ नर्सिंग ग्रेजुएट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी ऑस्ट्रेलिया में, ये सारा कुछ उनको बताया जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। देन स्टेप 4 कम्स पोर्टफोलियो स्टेज। जब आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्लियर करते हो तो पोर्टफोलियो में आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्कूल मार्कशीट्स, आपकी नर्सिंग लाइसेंस, आप जिस स्टेट काउंसिल से एफिलेटेड हो, वो सब कुछ वो आपसे मांगा जाएगा। अटेस्टेड नोटराइज्ड कॉपीज मांगा जाएगा वहां से, उनमें उसको आपको अपलोड करना है। जब ये अप्रूवल हो जाता है तो आपको मिलता है ATT, अप्रूवल टू टेस्ट। दैट मीन्स जब आपको ATT मिल जाता है सो नेक्स्ट स्टेप 5 जो है वो होता है आपको NCLEX टेस्ट। ये अपीयर करने के लिए कहा जाता है NCLEX टेस्ट को। सो ये जो बेसिकली ये 5 जो है NCLEX टेस्ट, यहाँ तक तो ये प्रोसेस है। ओके, so sir, you mentioned that candidates needs to clear the NCLX exam. So I want to understand this properly. Is NCLX exam required for only for Australia or other countries as well? Okay, तो NCLEX जो एग्जाम है जिसको शॉर्ट में NCLEX भी बोला जाता है, तो उसका एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको एलिजिबल करता है फॉर फर्दर प्रोसेस एट कनाडा, यूके, यूएसए ऑल्सो। तो एक एग्जाम के बहुत सारे इसके बेनिफिट है। NCLEX एग्जाम का सेकंड फीचर ये है कि इसमें आपको एक नॉन रिफंडेबल फी देना पड़ेगा। लगभग 30,000 आपको खर्च होगा ये एग्जाम देने में। और इस एग्जाम का प्रिपरेशन इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं करवाते हैं नर्सेस को। तो नर्सेस की बेसिक्स जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट किया जाता है। और इसका अच्छी बात यह है कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हो तो 45 डेज कूलिंग पीरियड के बाद आप इसको जितने बार भी हो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन गिव आउट as many times as possible till you pass this exam। हालांकि बात वही है कि हर बार जब आप एग्जाम देंगे तो हर बार आपको वो 30,000 35,000 खर्च करने पड़ेंगे। और इसके जो सेंटर्स हैं, वेन्यू है, वो इंडिया में ही होता है, क्योंकि इसके बाद एक और एग्जाम आता है वो इंडिया में नहीं होता, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर देना पड़ता है। बट ये जो NCLEX एग्जाम है वो इंडिया में जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ इसकी सेंटर है। ओके, सो व्हाट इज द एग्जाम फी करेंटली गोइंग ऑन फॉर दिस एग्जाम? As I've said, around $350 USD है, which ranges somewhere like 30,000-35,000. Okay. So sir, my next question will be, once a candidate clears the NCLX exam, what is the next step in the process? So जब वो NCLX उसका क्लियर हो जाता है तो अब बारी आती है OSCE देने का। OSCE कहा जाता है उसको, शॉर्ट फॉर्म में OSCE कहा जाता है। तो OSCE एग्जाम और NCLX को में डिफरेंस क्या है? NCLX अभी तक थ्योरी टेस्ट था, बट OSCE जो होता है ना वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसको आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर वहाँ पर एज अ प्रैक्टिकल वहाँ पर करना पड़ता है और ये यूजुअली एडिलेड में होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट है और इसके लिए ये जो टेस्ट है आपको ऑस्ट्रेलिया में ही लेना है और इसके लिए आपको फीस जमा करना पड़ता है लगभग 4,000 AUD। अगर वो 60 तो लगभग 2.5 लाख 3 लाख के बीच में यहाँ पर खर्चा होता है OSCE टेस्ट देने के लिए। तो ये फीस जमा करेंगे और आपको फिर ऑस्ट्रेलिया अब जाना पड़ेगा। याद रखिए अभी आपको वीज़ा नहीं मिला, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है एज अ नर्सेस, बट आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। और इसके अलावा आपकी जो लिविंग एक्सपेंडिचर है वो तो होंगे ही होंगे और इसके लिए आपको वीज़ा लगता है OSCE करने के लिए। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको वीज़ा फीस और वीज़ा ऑफिस में जाना, इंटरव्यू देना, ये सारे प्रोसेस अगेन शुरू हो जाता है। ओके, सो यू मेंशन दैट कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर फॉर द OSCE, दैट इज OSCE एग्जाम इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज that a visa is required for that. So yes. Could you please explain what are the major documents required for applying for the OSCE related visa process? So देखो, एक स्टडी वीज़ा होता है जो बच्चे नॉर्मल कोर्सेज में स्टडी करने जाते हैं,
तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत अलग होती है। सेम अगर कोई PR के लिए अप्लाई कर रहा है या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर वर्क के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उनके जो पेपर वर्क्स हैं वो बहुत अलग होते हैं। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ऑस्की, तो इनके जो पेपर वर्क हैं वो क्वाइट सिंपल है। आपको आफरा से ऑस्की एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा, इस लेटर को ही आपको वहाँ पर डालना है और आपको एक विजिटर वीज़ा जो लगभग साल भर का विजिटर वीज़ा आपको मिल जाएगा। सो इसमें ज़्यादा ऐसा कोई रिजेक्शन का कोई इश्यूज ही नहीं है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज लाइक पूरा वेल डाउन सेटल डाउन है। सो यू कैन ईजिली गेट ऑल दोज थिंग्स। और जब वहाँ पर आपका ये 1.5 महीने का 2 महीने का ऑस्की जब कंप्लीट होता है तो विद इन 8 वीक्स आप वहाँ रह सकते हो। उस समय तक विद इन 8 वीक्स आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और अगर आप ऑस्की में पास आउट करते हैं तो यू विल move further to next step. Okay. Sir, after clearing the OSCE exam, what happens next in the process? So once you cleared this OSCE exam, तो आप ये समझ लो कि मोटा मोटी आपने 70-80% आपने पूरा गेम विन कर लिया है। अब now you are almost on the verge of getting registered over there. उसके बाद अब आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप शुरू से इंग्लिश, क्योंकि मैं इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज नर्सिंग करियर के लिए एट अब्रॉड इंग्लिश सबसे बड़ा बैरियर होता है। लेकिन क्या हुआ, आपने पहले से ही आपने तैयारी करना शुरू कर दिया और ऑस्की के लिए वहाँ पर 2-3 महीना आप रहेंगे भी वहाँ पर, तो इतने दिनों पे ना आपका इंग्लिश स्किल ठीक ठाक हो चुका रहता है। तो अब भले तैयारी आप पहले से कर रहे हो, अब आप एक एग्ज़ाम लिखो वहाँ पर IELTS का या फिर OET का या फिर PTE का। तो उसमें 7 ओवरऑल अगर IELTS है तो PT में आपको 65 लाना है और OET में B और अबव। तो ये जो लैंग्वेज है अब आपको वहाँ पर दिखाना है योर लैंग्वेज स्किल। इसके अलावा IELTS के बाद आपको एक पार्ट 2 ओरिएंटेशन के लिए कहा जाएगा। वो यूजुअली इंडिया में ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि देखो पार्ट 1 ओरिएंटेशन आपको जब आपने आफरा में अपना असेसमेंट किया था OBA तब हुआ था। तो विद इन 6 मंथ आपको पार्ट 2 ओरिएंटेशन करना होता है। जब पार्ट 2 ओरिएंटेशन हो जाता है देन यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब। मतलब अब आपको वो एलिजिबिलिटी मिल गई है दैट यू कैन वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो चुका है ऑस्की क्लियर करते ही आपका। तो अब आप वहाँ पर जॉब, यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे आप वहाँ पर सर्च करेंगे और वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। एंड एज आई सेड कि नर्सेज को जॉब मिलने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। एंड वंस यू गेट द जॉब आपको प्रायोरिटी में वीज़ा मिल जाती है बिकॉज नर्सिंग सेक्टर इज इन हाई डिमांड ओवर देयर। सो दिस टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, ये कैटेगरी में आपको वीज़ा मिल जाती है। Okay, sir. My last but not the least question will be, one of the most biggest concerns students have is regarding the time and budget. So could you please explain how much total time does the complete AFRA registration process takes, and what would be the estimated overall expenditure as per the conditions? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर इस जन्म में हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि क्या है होता है, ये डिपेंड ये करता है ना कि आप कब NCLEX एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, कब आपका OSCE क्लियर हो पा रहा है और कब आपका IELTS। कहने में तो बहुत छोटा है, मतलब आपको NCLEX क्लियर करना है, OSCE करना है एंड IELTS करना है, बट सबकी स्किल्स बराबर नहीं होती है। तो कई बार रिपीटेडली NCLEX ही कर रहे हैं, कई बार फिर OSCE के लिए मुश्किल हो रहा है, पैसे भी होना चाहिए। देन IELTS कई बार लोगों का बैंड फंस जाता है, क्योंकि 7 ओवरऑल विथ राइटिंग 7 चाहिए होता है। एंड एज फार एज टोटल कॉस्ट जो है, राइट फ्रॉम द टाइम यू डिसाइडेड कि मुझे अब करना है यहाँ पर, जब आप आफरा के वेबसाइट में जाकर अपना असेसमेंट शुरू करते हैं, से लेकर ये ओरिएंटेशन पार्ट 2 और वर्क वीजा वगैरह कंप्लीट करते तक, अभी आप पहुंचे नहीं है बट यहाँ पर वीजा मिल चुका है आपको, लगभग 7 लाख रुपए आपके खर्चे हो चुके रहेंगे। और यही प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया का टू बी अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव के साथ साथ ये सारी चीजें नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आपकी प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो पैसा वहीं पर डूबना शुरू हो जाता है। सो ये 7 लाख रुपए लग जाते हैं। बट येस, एज आई सेड कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसके बाद अपॉर्चुनिटीज तो मतलब आप पूछिए मत, बहुत बेहतरीन रहेगा। Okay. So thank you so much, sir, for explaining the entire Australian nursing admission and registration process in such a detailed and simplified manner. I'm sure our viewers must have found this discussion extremely helpful and informative. And if our viewers still have any specific doubts or concerns, please feel free to ask them in the comment section below. And we always try our best to put all the answers over in the comment section. Also, do not forget to like the video, subscribe the channel and share it with your friends for more and genuine career guidance content. Yes. Thank you so much, sir, once again for coming today. Thanks a lot.